हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज सॉल्व करने वाले हैं हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 1 इंग्लिश का ले रही हूँ, क्लास 9 का आरएमएस का पेपर है। अब आपको इसका पेपर की बात करें तो प्लीज अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं भाई हमारे कितना सही हुआ है कैसा है, तो सोल्यूशन बाद में देखें। पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें FDA_बीकानेर, और वहां पर जाकर आप हमारा जो कोर्स है जो टेस्ट सीरीज के लिए लॉन्च कर रखा है आप उसको परचेज करें, ताकि आप उसमें पहले पेपर दे सके एंड देन उसके बाद आप चेक करें कि आपका कितना क्राइटेरिया हो रहा है, कितना आप टच कर पा रहे हो, कैसी आपकी प्रिपरेशन है, और देन गो फॉर दी सोल्यूशन। ओके, तो चले विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द रीडिंग सेक्शन। ये हमें मालूम है कि रीडिंग सेक्शन आता है, तो रीडिंग सेक्शन के अंदर हमारा पहला सिग्मा रूल जो हमने हमेशा यूज किया है, और वो सिग्मा रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं, आप सीधा किस पे जाएंगे, क्वेश्चन पे। वैसे ये स्टोरी बहुत अच्छी है, हम इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, तो आ जाते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड। भाई आखिरकार जो दोस्त था उसने, जिसको तकलीफ हुई थी, जिसे चोट लगी थी, जिसको तकलीफ हुई, उसने मिट्टी पर क्यों लिखा। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो जल्दी से चलते हैं पीछे पैराग्राफ की ओर। A story tells that two friends were walking through the desert. एक कहानी बताई गई जिसमें दो दोस्त जो थे वो डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में चल रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट आगे जाके जर्नी के दौरान उन दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो एक दोस्त क्या करता है, दूसरे दोस्त के चेहरे पर जोरदार एक थप्पड़ मार देता है। अब सोचो, दोस्त अगर, बेस्ट फ्रेंड अगर थप्पड़ मार दे तो फिर क्या बचा जिंदगी में, कुछ भी नहीं बचा। तो द वन हू गॉट, तो जिसको चोट लगी यानी जिसको थप्पड़ पड़ा, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में, हर्ट हो जाता है, बहुत उसको दुखी सा हो जाता है, बट विदाउट सेइंग, लेकिन बिना कुछ कहे वो मिट्टी पे लिखता है, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, कि मैं आज, मेरे घनिष्ठ मित्र ने, बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया, मेरे चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। देख क्या, वॉकिंग आगे चलते रहे और फिर उनको एक ओएसिस मिला। ओएसिस क्या होता है, रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा पानी का पॉन्ड जैसा होता है, जहां पर लगभग पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो डिसाइड किया कि वो ओएसिस में क्या करेंगे, बाथिंग करेंगे, नहाएंगे। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड, अब जिसको थप्पड़ लगा था वो बेचारा क्या हो गया, उसके बीच में फंस गया, एंड वही हुआ कि वो नीचे डूबना शुरू हो गया। बट जो फ्रेंड था जिसने उसको थप्पड़ मारा था, उसी ने उसको बचा भी लिया। ठीक है, तो आफ्टर द फ्रेंड, जब फ्रेंड उससे डूबने वाले सदमे से बाहर निकला कि भैया चलो मैं सेफ हूं, तो उसने वहां पर एक पत्थर पे लिख दिया, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने आज मेरी जिंदगी बचाई। जो फ्रेंड जिसने थप्पड़ मारा था और अपने दोस्त को बचाया भी था, तो उसने बोला कि मैंने जब तुझे पहले चोट पहुंचाई तो तूने मिट्टी पे लिखा, अब जब मैंने किया तो तूने पत्थर पे लिखा है, भाई ऐसा क्यों। तो उसने कहा, अदर फ्रेंड ने, जिसने थप्पड़ खाया था बेचारे और जिसकी जान बची थी, उसने कहा कि जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, व्हेन समवन हर्ट्स अस, वी शुड राइट इट ऑन सैंड, तो हमें मिट्टी पे लिखना चाहिए, क्योंकि वेयर, जहां पर हवा जो होती है वो उसको अपने साथ बहा के ले जाती है और माफ कर देती है, यानी आसानी से वो इरेज हो जाता है। और बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड, लेकिन अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसको क्या करना चाहिए, खोद कर अच्छे से पत्थर पे लिखना चाहिए, ताकि वो कभी भी ना किसी हवा ना किसी पानी से क्या हो सके, इरेज हो सके। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अच्छे कामों को हमेशा याद रखें, बुरे कामों को भूल जाए। गलती होती है, इंसानों से होती है, माफ कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर तो ये सही रहता है, मतलब माफ करने का अंदर सेंस है, वो आप पे डिपेंड करता है कि हाउ क्लोज इज द पर्सन टू यू, यानी कितना क्लोज है वो पर्सन आपके, तब आप पे डिपेंड करता है। बाकी हो गई मॉरल ऑफ द स्टोरी वाली बातें। तो व्हाई डिड गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड, तो भाई उसने क्यों लिखा था, क्योंकि वो काइंड हार्टेड था, दयालु इंसान था, या फिर वो बदला नहीं ले सकता था क्योंकि वो कमजोर था, बिकॉज वो जानता था कि ये जो दुख वाला कारण है ये सिर्फ कुछ देर के लिए है, बाकी तो फिर बाद में वैसे ही हो जाना है, और यह अपने दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फटाक से इसका आंसर देंगे, जटैक से हमारे पास आएगा चैट बॉक्स में। ओके, तो आंसर है एग्जैक्टली जो दिया है, टेम्पररी वाला। जी हाँ, हमारी हर्ट वाली फीलिंग होती है टेम्पररी, समथिंग कोई अच्छा कुछ करेगा तो हम अपना दुख क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूरी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ओएसिस, एन ओएसिस इज अ टॉल ट्री फाउंड इन द डेजर्ट, लंबा सा जो पेड़ होता है वो, नहीं भाई वो खजूर का पेड़ होता है। एन ओएसिस इज वाटर बॉडी फाउंड इन द डेजर्ट, पानी का वो छोटा सा जजीरा जो डेजर्ट में मिलता है। एन ओएसिस इज अ क्रिएचर सेंटीपीड, या फिर वो छोटे छोटे क्रिएचर, कीड़े पटाखे, कीट पतंगे टाइप में, एंड ओएसिस घास होती है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ओएसिस क्या होता है, वो छोटा सा जजीरा, जजीरा तो उर्दू का वर्ड हो गया थोड़ा सा,
पानी का एक छोटा सा पॉन्ड टाइप होता है, तो बिल्कुल जो डेजर्ट के बीचों बीच मिलता है। और वो मिलना भाई साहब उस डेजर्ट में पता नहीं कितने बड़े कर्म करने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। What did one of the friends do after recovering from the near drawing? जब वो जैसे डूबने से बचा तो उसने क्या काम किया? He rebuked his friend. उसने अपने दोस्त को धक्का वक्का मतलब गाली गलौज या बोला कुछ। He avenged by slapping. उसने अपने दोस्त को जोरदार थप्पड़ मार के अपना बदला लिया। He wrote something on sand on his praise. या फिर उसने मिट्टी पर अपने दोस्त की तारीफ में कुछ लिखा। या फिर he wrote something about his friend to express his gratitude. या फिर उसने कुछ लिखा अपने दोस्त को धन्यवाद देने के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक वर्ड ऐड होना चाहिए, स्टोन। ऑन स्टोन आना चाहिए। ये शायद स्टारवेशन की कमी की वजह से हो गया हमारे यहाँ पर, भूखमरी आ जाती है कभी कभी हमारी टीम के अंदर। टीम थोड़ी डाउन चल रही है हमारी। चलिए तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर स्टोन नहीं भी दे रखा तो भी आप एक काम करिए, ग्रैटिट्यूड वर्ड को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वो अपने दोस्त का आभारी था कि भाई उसने मेरी, चलो पहले तो थप्पड़ मार के कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, लेकिन जान बचाना कितनी बड़ी बात होती है ना, सबसे जान बचाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट? भाई पत्थर पे जो लिखा हुआ था वो क्या सजेशन दे रहा था? Writing something on stone means expressing one's love for another. एक दूसरे के बीच में जो प्यार था वो बता रहा था। या फिर something with an intention to make it last forever, या उसको अमर करने के लिए, हमेशा के लिए वो ऐसा दिखे। Expressing one's extreme anger, किसी को अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए। Something with a view to preaching one and all, या फिर लोगों को इसके जरिए शिक्षा मिले, सबको पता चले कि भाई ऐसा कुछ होता है। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, बताएं बताएं आंसर बताएं। ओके देखो, प्रीचिंग उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था इंटरनल फीलिंग्स को एक राइट डायरेक्शन देना। तो इसका मतलब हो गया उसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए, अमर करने के लिए उसने क्या किया, ताकि प्रीचिंग तो अपने आप हो जाएगी, जब लोग भी जाके गुजरेंगे तो वो भी तो उसको पढ़कर सीखेंगे कि यार देखा उसके दोस्त ने उसके दोस्त के बारे में लिख कर गया, पता नहीं कौन दो दोस्त थे, इतने घनिष्ठ मित्र थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। What is the synonym of the word engrave are used in the passage? Engrave word जो था उसका कौन सा synonym इसमें आया हुआ है, जिसका मीनिंग ये होना चाहिए, dislodge, neglect, add या फिर inscribe? सो इसका आंसर भाई, एनग्रेव का मतलब क्या होता है, खोद कर, खुदाई करके लिखना ना। तो dislodge, neglect, aid या inscribe? इसका सही आंसर है इंस्क्राइब। ठीक है, इंस्क्राइब होता है, इंस्क्रिप्शन आपने पढ़े हैं ना, जब भी आप हिस्ट्री का कोई पार्ट पढ़ते तो इंस्क्राइब्ड या एनग्रेव्ड वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। डिसलॉज तो होता है उसको खोखला करना, नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, एड का मतलब होता है हेल्प। तो फिर कहां से आ गए भैया ये, यही आएंगे इसके आंसर। तो देखो एनग्रेव यानी इसको गोद कर लिखना, और इंस्क्राइब भी उसके अंदर खोद खोद कर लिखना। चलिए पॉइंट ऑफ करेक्टली स्पेल्ड जल्दी से बताएंगे, अकोमोडेशन की सही स्पेलिंग इसमें से कौन सी होगी? अकोमोडेशन वैसे होता क्या है, अकोमोडेशन का मतलब होता है जहां पर आपका निवास स्थान, जहां आप रह रहे हैं, अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में देखो क्या क्या याद रखना है, डबल सी आता है, डबल एम आता है। अब पकड़ लो कहाँ है डबल सी और डबल एम, ये रहा अकोमोडेशन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, स्पेलिंग बताएंगे एनालॉजी। एनालॉजी की सही स्पेलिंग, भाई पहली बात एनालॉजी होता क्या है, देखो एनालॉजी जो वर्ड है वो क्या है, एनालॉजी वो वर्ड होता है जिसमें हम एक इंसान की दूसरे इंसान से कंपैरिजन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम कुछ चीजों को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी हो गई इसकी। तो एनालॉजी यहाँ पर आएगा, देखो एना बोल रही हूँ तो ए के साथ एना, एना आनी चाहिए ना, एना आना, एनालॉजी, लॉजी वाला ये रहा।
ठीक है, लॉजिक की तो ये तो पूरा ही गलत हो गई। अन्नोलॉजी हो गई, जैसे अन्ना हजार उनको क्या कहते हैं, साउथ के भैया को बुला रहे अन्ना अप्पा, और ये वाले भी खत्म, तो एनालॉजी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। इक्वानिमिटी, ओके इक्वानिमिटी जल्दी से बताएंगे इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कामनेस। जब कोई आपका बुरा वक्त चल रहा है या सिचुएशन खराब चल रही है, उस वक्त जब आप ठंडे दिमाग से क्या करते हो, सोचते हो, उस वक्त आप जो एकदम ठंडे दिमाग से रखते हो, उसको कहा जाता है इक्वानिमिटी। ठीक है, तो इक्वानिमिटी की स्पेलिंग बताएंगे। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यस, इक्वानिमिटी में ध्यान रख लीजिए, सब कुछ इक्वल, इक्वल ले लो पहले तो। इक्वानिमिटी में देखो इक्वल का इक्वा आ गया, इक्वा का मतलब इक्वल यानी हर सिचुएशन में, और एनिमिटी का मतलब होता है बुरा या भला, तो उस तरीके से आपको लेना है एनिमिटी। ठीक है ना, तो ये हो गया इक्वानिमिटी। कोई बुरा वक्त उसमें इक्वल रहना, बुरा या अच्छा, उसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। वेटनरी, अरे भाई वेटनरी, वेटनरी 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 तो पता ही है, जानवरों के हॉस्पिटल को कहा जाता है वेटरिनरी, जहाँ जानवरों का इलाज किया जाता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, अभी आवाज आई, मैम हमारा डॉक्टर, कि जो हमारे इलाज करते हैं। भाई अब आपने इतना समझ ही लिया अपने आप को, तो कितनी अच्छी बात है। तो वेटनरी का स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी से बता। देखिए वेट, वेट की स्पेलिंग होती है वीईटी, वेटने, वेटे हो जाती है तो वेटरीनरी होता है। एक्चुअल में आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एंटरप्रेन्योर, या ये आजकल बहुत वर्ड चल रहा है एंटरप्रेन्योर। जितने भी कोचिंग बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लोग हैं, सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर का मींस जो बिजनेस करने वाले हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप जो खुद का एम्प्लॉयड है, तो उनके लिए यूज किया जाता है। देखो एंटरप्रेन्योर में सबसे पहले एंटर की स्पेलिंग क्या है, एंटर में ये वाली स्पेलिंग है, तो जो नहीं है उसको तो काट दो, ये वाला हटा दो, ये एंटरप्रेन्योर बना। अब एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या होगी, प्रीनॉर, ये बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंटरप्रेन्योर है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंटरप्रियानर, एंटरप्रेन्योर, अय्यर, ये तो कोई साउथ इंडियन नाम ही लग रहे हैं, नैयर, तो ये हो गया हमारा, तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आपको इसको सेंटेंस को चेंज करना है। किरण आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात कोई मैच देखा था। तो देखिए सबसे पहले आस्क आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क आस्क यहाँ तक तो सेम होना चाहिए, सेम यहाँ तक चल रहा है। अब जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या तो इफ आता है कंजक्शन में, या फिर वेदर आता है। ठीक है, तो इफ और वेदर जिसमें दे रहा है उसको पकड़ लो पहले तो। इफ और वेदर दे रहा है 3 ऑप्शंस में, सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है उसको काट दो, तो इसमें इफ और वेदर नहीं है। अब चलते हैं इफ और वेदर के बाद, क्वेश्चन है डिड यू सी, ये यू कौन है, ये मैं हूं भैया, मुझसे किरण ने पूछा है क्या तुमने क्रिकेट मैच देखा था टेलीविजन पे कल रात को, तो मेरे लिए आया, तो मैं होंगी तो मैं क्या बोलूंगी, वेदर आई, आई आना चाहिए, तो आई कहाँ आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अब डिड यू सी, डिड आ रहा है, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सेंटेंस पैटर्न में चेंज करेंगे, सेंटेंस पैटर्न में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आती है वर्ब, तो वर्ब क्योंकि ये कौन सा है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए हैड, हैड कहां पर है, 2 ऑप्शन में हैड आ रहा है, तो ये ऑप्शन काटो, सेकंड और फोर्थ। अब इसने पूछा है द सीन, whether I had seen the cricket match on television, अब आएगा यहाँ पर the earlier night और the last night। अब बताओ तो क्या होगा इसका आंसर, देखो लास्ट नाइट को वापस से हम लास्ट नाइट नहीं लिखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है,
या तो इसका क्या होगा, प्रीवियस नाइट होता अगर प्रीवियस है, और प्रीवियस का सिनोनिम होता है अर्लियर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहां तक अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, लास्ट नाइट नहीं होता है। चलिए अब इसका आप लोग करेंगे, राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। भैया बहुत आसान सा है, इसको तो कर ही लो। सिंपल सेंटेंस है, आज ही मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में करवाए भी इनको, देखते हैं अगर सही नहीं हुआ तो आज ही मिठाई भी मैं ही दे दूंगी इनको। देखो सिंपल सा है, सिंगल पर्सन आ रहा है, राहुल सेड का राहुल सेड होगा। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन जुड़ता है दैट, तो दैट हो जाएगा। फिर आगे आएगा आई, आई कौन है, राहुल खुद के लिए कर रहा है तो ही आना चाहिए, ही आ गया। विल का चेंज होता है वुड में, तो इसको हटा दो, दो ऑप्शन कट गए। वुड, मैनेज का मैनेज आएगा क्योंकि मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हेयर आफ्टर, हेयर का चेंज हो जाता है देयर में, तो ये होगा देयर आफ्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। चलिए इसका भी बनाएं फटाफट से। भाई प्रेजेंट है, पास में बनेगा, बस आगे बनाना है आपको, जल्दी से बना के देखें। भाई वहां पर अपने आप को, अपने आप को रख लो वहां पर कि भाई अगर वहां से आपसे पूछा जा रहा है तो। भाई मी को रख लेते ना, गार्ड आस्क्ड मी, तो मुझसे पूछा है, तो गार्ड आस्क्ड का आस्क्ड आ जाएगा, यहाँ तक तो सेम आएगा। मी वाला हमें जरूरी नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्योंकि वो मुझसे पूछा था तो मैंने अपने लिए रखा है हु। तो हु का मैंने बताया था WH वर्ड जब भी आता है वही कंजक्शन बन जाता है, ये दोनों रोल प्ले करेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा और कंजक्शन भी। अब यहाँ पर आती है बात ट्विस्टिंग की, ये ऑप्शन हटा दो हु के बाद में। अब क्योंकि मैं अपने आप को रख रही हूँ तो क्या आ जाएगा, आई, तो आई वाला ऑप्शन एक ही है, द गार्ड आस्क्ड हु आई वाज, तो गार्ड ने पूछा मैं कौन थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। शी सेड ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। चलिए यहाँ पर बहुत आसान है, प्लीज वर्ड आता है तो हमेशा आएगा रिक्वेस्टेड, तो बस एक ही में तो दे रखा है और तो किसी में ही नहीं है। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि इसका रूल क्या कहता है, अगर प्लीज ऐसे वर्ड आ जाए या सेंटेंस पढ़कर आपको पता लग रहा है तो सेड या सेड टू के पार्ट की जगह वही वर्ड आएगा। रिक्वेस्ट की जा रही तो रिक्वेस्टेड, कमांड दिया जा रहा है तो कमांडेड, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब आता है आगे, क्योंकि ये एक कमांड इस टाइप की इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में रूल होता है टू के बाद प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्योंकि इनका कंजक्शन टू होता है तो टू यहाँ आया, टू के बाद सीधा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, 1 मिनट का समय। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा, 30 सेकंड ज्यादा नहीं। घड़ियाल नीचे है क्या वो? थर्टी सेकेंड तो हो गए वैसे, क्या देना है, चलो 10 सेकेंड में दो। ये देखो आज है ना, पूछा जा रहा है तो एक ही जगह तो आ रहा है आज वाला, तो ये ही नहीं रहा। बाबा जी ने घंटी बजा दी हमारी, तो एक ही जगह तो आज है, बाकी सब में तो आज है भी नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। आज मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन दी स्कीम, तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया आपका सही आंसर।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आपको चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है पैसिव में। वी में वी वेस्ट मच टाइम ऑन प्रेफर्स, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। प्रेजेंट टेंस का दे रहा है, वी वेस्ट मच टाइम, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है, मच टाइम है, तो मच टाइम को रख दो पहले, आगे सब में आ रहा है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, तो इज वाले ऑप्शन कितने हैं, दो आ गए, ठीक है, बाकी में तो दो को काट दो, ठीक है। वी मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स, या मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, बाय अस को हटा दिया है, कारण क्या है, अस जो है वो कई बार लिया जाता है वेक सब्जेक्ट्स में, तो वेक सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव भी कर दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओके देखिए अगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्या होती है, पहली बार ट्रिपल्स जो वर्ड है, अगर यहाँ पर क्या होता, अपोस्ट्रोफी नहीं दिया होता तो ये भी सही हो सकता था, ठीक है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ इसलिए हम नहीं करे क्योंकि हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं करा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिपल्स, बाय अस को हमने हटा दिया, आप चाहो तो यहाँ पर बाय अस अगर आ जाए तो ये भी करेक्ट है, और ऊपर वाला करेक्ट होता अगर ये अपोस्ट्रोफी यहाँ नहीं होती, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मेरा इधर चला गया क्या, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, चलो जल्दी से बताओ इसका। वाइंड का मतलब रिपेयरिंग से रिलेटेड है इसमें, चलिए इसका आंसर बताएं। डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, तो अब डोंट नीड यानी प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, नीड यहाँ पर क्या आ रही है, हमारे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रही है, वैसे भी ये तब नहीं आता, नेगेटिव है इसलिए, पॉजिटिव आप इसको कैसे करेंगे, तो नीड अपने आप में हम मेन वर्ब के तौर पे ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिस वॉच नीड नॉट बी बाउंडेड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18, we have already done the exercise, जल्दी से बताएं, we have already done the exercise, प्रेजेंट परफेक्ट का है, चेंज करना है, पहले आना चाहिए द एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तीन जगह पर है, उसके बाद द एक्सरसाइज सिंगुलर है तो आना चाहिए हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, तो अब इसके आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी, अब आपको बताना ए और बी में से कौन सा सही है। बी, यस ऑफ कोर्स, आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑलरेडी बाद में आएगा, ऑलरेडी यानी पहले से एक्सरसाइज हो गई, ये थोड़ा ना बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी मैंने कर ली है, यानी मैं कर चुका हूं अपनी एक्सरसाइज को, ऑलरेडी कर चुका हूं, उसके बाद हम मीनिंग थोड़ी ना बनाएंगे, ठीक है, याद रखिए एडवर्ब वर्ड जब मैंने पढ़ाया था, आप देखना मैंने क्या कहा था, जैसे ही एडवर्ब अपनी पोजीशन को स्विच करता है मीनिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, उधर की आदत पड़ी गई, इधर आ गया, चलो, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, किसी को भी कोई दक्यानुसी एडवाइस नहीं दे देनी चाहिए ऐसे चलते फिरते, तो जल्दी से बताएं, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा अनसॉलिसिटेड एडवाइस, तो आगे क्या आएगा, शुड नॉट आ रहा है, तो शुड नॉट का शुड नॉट ही आएगा,
बहुत आसान है यार, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। शुड का शुड ही आना है, कोई चेंज तो होना नहीं है मोडाल में, तो फिर कहाँ दिक्कत है, सीधा एक ही तो ऑप्शन है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20th, द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। चलिए जल्दी से बताएं, सेकेंड वर्ब है तो पास्ट टेंस में जाएगा, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन पहले हटा दो, एक तो इसको हटा दो, ठीक है, पास्ट का है। और बॉयज इलेक्टेड द कैप्टन, ये तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल ये उबड़ खाबड़ हो गया, जमीन उथल पुथल चल रही है। द बॉयज इज इलेक्टेड कैप्टन बाय मोहन, लेकिन यहाँ बोले बॉयज ने मोहन को बनाया, तो मोहन वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय दी बॉयज, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसका सही मीनिंग इसका बताना है, तो वर्ड है अटेन्युएट। अटेन्युएट, अटेन्युएट वर्ड का मीनिंग, अटेन्युएट वर्ड का सही मीनिंग। किसी भी चीज का दबाव, प्रेशर या उसकी वैल्यू को कम करना क्या कहलाता है, अटेन्युएट कहलाता है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम बताना ना, एग्जैक्टली मीनिंग, रिपेंट, फोर्स, डिवाइड या मेक थिन। तो अटेन्युएट का साइनो हमें बताना है। अटेन्युएट का साइनो देखो क्या है, किसी भी चीज के फोर्स को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रिपेंट तो होता है अफसोस करना, रिपेंट जाहिर किया, ये तो होगा नहीं। फोर्स तो वो कह रहा है अगेंस्ट है फोर्स के, तो इसको काट दो। डिवाइड नहीं करा तो बचा क्या, हल्का करना, थिन करना, पतला करना, क्या कहलाएगा, अटेन्युएट कहलाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, बहुत जरूरी है। और अगर इसके मीनिंग की बात करें तो रिड्यूस द फोर्स, वैसे इसका मीनिंग होता है रिड्यूस द फोर्स। अटेन्युएट कहते ना, आटा सावन की घटा, अटेन्युएट यानी कि हटाओ उसको, प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडस्ट्रियस, अरे ये तो बहुत ही आसान है। इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, डबल ट्रिपल शिफ्ट करते हैं। तो भाई अब किसका, सक्सेसफुल, सेंसिबल, पंक्चुअल या फिर डिलीजेंट, जल्दी से बताएंगे सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। भाई सक्सेसफुल तो कौन होता है, जो तरक्की कर रहा है, वो नहीं हो सकता इंडस्ट्रियस, ठीक है। सेंसिबल इंसान, तो सेंस की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, वो इंडस्ट्रियस नहीं है। पंक्चुअल तो टाइम से रिलेटेड व्यक्ति को कहा जाता है, जो अपने समय से पहुंचता है। तो बचा कौन, डिलीजेंट। जी हाँ, डिलीजेंट जो होता है वो एग्जैक्टली किसका क्या मीनिंग है, वैसे इसका एक वर्ड आता है लेबोरियस, ये भी याद रख लेना। लेबोरियस, मेहनती वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड वर्किंग हो गया, स्टडी हो गया, स्टडी स्टडी वंस द सुना है ना, तो मेहनत करते जाओ, धीरे धीरे करो, तो ये चीज आती है, तो ये भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट आ जाते हैं अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन का मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ दो इसको। तो फॉरसेक, चेरिश, कीप या एनलार्ज। फॉरसेक, भगवान की खातिर, कहते हैं ना भगवान खातिर छोड़ दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरसेक। जब आप किसी को बोलते हैं ना, किसी की खातिर, यार मम्मी की खातिर आज आज बचा ले, तो या भाई होने की खातिर आज आज बचा ले, तो ऐसे बोलते हैं फॉरसेक। तो फॉरसेक इसका क्या हो गया, वैसे इसका मतलब होता है उस चीज को त्याग देना, एकदम से छोड़ देना होता है। चेरिश का मतलब होता है खुश करना सामने वाले को, कीप का तो मतलब होता है रखना, और एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है। चलिए 24, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। तो फुल ग्रोन, बिग या बेबी या एल्डर। बहुत ही आसान है यार, अब इसमें मैं क्या बताऊं, अगर मैं ही बता दूं तो फिर खत्म है, जीवन ही खत्म है फिर तो हमारा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, जी हाँ, बेबी इसका आंसर रहेगा करेक्ट। इन्फेंट यानी छोटा, नवजात जो शिशु होता है उसके लिए कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 24 से 25 नंबर क्वेश्चन।
नॉटी, नॉटी का मतलब क्या होता है? शरारती। नॉटी का मतलब है शरारती। तो मिस्टीरियस, जेंटल, लवली या गुड। अल सामने ही हमारे, अब तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें से मैं कुछ बताऊं, क्योंकि तीन वर्ड ऐसे ऐसे दे रखे हैं जो इसके बिल्कुल ही क्या है, एंटोनिम है। तो जल्दी से बताएं। नॉटी जो आप है, जो मेरे पास करामात है सारी की सारी, वो भी ऐसी है। बंदर क्या होता है? बहुत शरारती होता है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है मिस्चीवियस, मिस्चीव। तो मिस्चीव जो वर्ड स्पेशली बंदरों के लिए होता है, चालाकी टाइप में करने वाला। तो बच्चे जो होते हैं वो चालाक टाइप के शरारती होते हैं, मतलब खुद कर देंगे लेकिन नाम किसी और का डाल देंगे। तो नॉटी मिस्चीवियस के लिए आ गया। जेंटल, लवली, गुड आप चाहो तो इसको इसके एंटो के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर टू फिल इन द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक में फिल करने के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड को आपको बताना है। वेरी पीपल फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी बहुत सारे लोग जो भाग गए डर के मारे, वो क्यों भागे? टेररिस्ट एक्टिविटी से। तो लिटिल, मच, मैनी या फ्यू, जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। ओके, तो इसका आंसर वेरी लिटिल पीपल, लिटिल यानी छोटे छोटे पीपल, वेरी मच पीपल, वेरी मेनी पीपल, वेरी फ्यू पीपल। देखो, वेरी के साथ ना तो कभी मच आता है और मैनी आता है। वेरी मच वैसे हो जाता है लेकिन बहुत रेयरली। वेरी मच और वेरी लिटिल तो होता ही नहीं है। फ्यू आएगा, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम जो लोग थे वो। नेक्स्ट आते हैं 27 पे। इफ वी डोंट मूव फास्टर, अगर हम जल्दी मूव नहीं करेंगे तो वी विल मिस आवर ट्रांसफर टू मिनट, तो हमारा जो ट्रांसफर है मिनट में वो रुक जाएगा, मिस कर देंगे। तो देयर इजंट टाइम टू वेस्ट, तो हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। देयर इजंट लिटिल, एनी, मैनी या फ्यू। भाई नेगेटिव में जब भी लेना हो तो हमेशा एक चीज पकड़ लो, समय हो गया, किसी चीज की क्वांटिटी हो गई, हमेशा यूज करो एनी को। देयर इजंट एनी टाइम टू वेस्ट, यानी कोई भी समय नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यू कैन बाय दीज मैप्स स्टेशन, दे ऑल हैव देम। भाई आप चाहो तो ये जो स्टेशन पे खरीद सकते हो, लॉट ऑफ, सेवरल, सम या एनी। भाई किसी भी, अपन क्या बोलते हैं, किसी भी स्टेशन पे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो ना, किसी भी स्टेशन पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यू कैन बाय दीज मैप एट एनी स्टेशन, दे ऑल हैव देम, इनके पास में सभी के पास है। नेक्स्ट आते हैं 29। आई डिडंट हैव या आई डिडंट हैव प्रॉब्लम गेटिंग द पासपोर्ट्स, आई ओनली हैड अ प्रॉब्लम विद माय फोटो बिकॉज इट वाज एन ओल्ड वन। I didn't have much trouble, any trouble, no trouble या several trouble। भाई मेरे पास ज्यादा नहीं थी ना ट्रबल, तो ज्यादा नहीं तो मच। आई डिडंट हैव मच ट्रबल गेटिंग द पासपोर्ट, ओनली दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 30th। देयर इजंट पॉइंट एट ऑल इन गेटिंग अपसेट अबाउट, यानी ऐसा कोई भी मैटर नहीं है यार जिसके लिए अपसेट होना पड़े। फ्यू, सेवरल, एनी या मेनी। नेगेटिव बात हो रही है ना, क्या आ जाएगा? देयर इजंट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है कि इसके बारे में अपसेट हुआ जाए, जिंदगी है। नेक्स्ट 31 पे, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। अब आपको बनाने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा। वो पर्सन जो रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, एंकर, एक्टर या एंकर। भाई आप लोगों को पता है, रोज हम लोग देखते हैं। आपको अच्छे अच्छे नाम सुनाती हूँ। क्या नाम है उसका? वो मोटी सी आती है यार, मैं उसका भूल गई। भारती, हाँ भारती सिंह हो गई। और उसका हस्बैंड है हर्ष। और दिव्यांका त्रिपाठी, हमारे मनीष पॉल,
ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब उस फील्ड का सिनेरियो चेंज करके रख दिया। तो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो, रेडियो टेलीविजन पे प्रेजेंट करने का जो काम करते हैं वो होते हैं एंकर। उनको हम क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। इवन देन आप किसी फंक्शंस में, शोज में जाते हो तो आजकल एंकरिंग बहुत कॉमन सा फैक्ट हो गया। जो गेम्स खिला रहे हैं, अनाउंसमेंट करे कि अब ये नेक्स्ट होने वाला है आपका, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें तो उनमें भी बताते हैं ना। तो डायरेक्टर तो वो होता है जो डायरेक्ट करता है मूवी के अंदर। एक्ट्रेस, काम करने वाली जो लेडी फीमेल जो होती है लीड रोल में, उसको बोलते हैं। और एक्टर होता है मेल रोल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 32 पे, अ बुक और बुक ऑफ आर्ट whose author is unknown, जिसके लेखक का या किसी भी मान लीजिए कोई बुक थी, उसके हमें पता नहीं है कि उसको लिखने वाला, उसको बनाने वाला कौन है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनजान इंसान होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बहुत फेमस है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अनोनिमस इसका करेक्ट आंसर होगा। अनोनिमस, देखो नाम से पता लग रहा है अनजान इंसान, अनोनिमस, पता नहीं कौन थे वो भाई साहब जो लिखकर चले गए। प्ले राइट, जो क्या लिखता है? प्ले लिखता है, नाटक का लिखने वाला। नॉवलिस्ट उपन्यासकार होता है। और पोएट कवि को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में आएंगे। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, किसी की पत्नी को मार देना या खुद की पत्नी को मार देना। जेनोसाइड, यूक्सोरिसाइड, कैनिसाइड या एविसाइड। चलिए जल्दी से बताएंगे। देखो क्या बोल रहा है? वंस वाइफ को मारना है, किसी और को मारना है। अब मारने के बाद तो भैया बात तो वही आएगी ना, कहाँ जाओगे? ऊपर वाले के पास ही जाना है। तो ऊपर वाला पत्नी को मारने पर तो छोड़ने वाला नहीं है। आप कहेंगे अच्छा मैम पति को मारने पर छोड़ देता है, पता नहीं, वैसे पत्नियों पर थोड़ा ज्यादा जोर चलता है। तो यूक्सोरिसाइड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34, अ हेटर ऑफ वुमेन, औरतों से नफरत करने वाला। मिसेंथ्रोप, मिसोगाइनस, mercenary, philanthropist। A hater of women। देखो वुमेन्स के लिए जो डॉक्टर्स होती है, लेडी डॉक्टर्स जो होती है, उनको क्या बोलते हैं? गायनो। क्या कहा जाता है? गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो गायनो वर्ड पकड़ लो कि गाय जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? विमेन के लिए यूज किया गया है। तो गायनो वहां कहाँ आ रहा है? इसके साथ। और मिसो का मतलब मिस यानी बुरा, तो यानी जो औरतों से क्या करता है? बुरा बर्ताव या नफरत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। गायनो से याद कर लो, गायनो के साथ में आ रहा है तो इसको इससे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, वो इंसान जो अपना पैसा बर्बाद करता है लग्जरी की जिंदगी पर। लग्जरियंट, स्टिंजी, एक्स्ट्रावेगेंट या लग्जरियस। खर्चीला आदमी जो होता है। ओके, तो अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। देखो इसको कई जगह पर स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहा जाता है। एक वर्ड और भी याद कर लीजिएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है अपनी चीजों पर, ऐशो आराम पर। अब पैसा खर्च कर रहा है तो एक्स्ट्रा कर रहा है ना भाई, नॉर्मल तो कर नहीं रहा, तो एक्स्ट्रा वाला क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा वेगेंट कहलाएगा। तो याद कर लो, एक्स्ट्रा खर्चे जो अपने ऐशो आराम पर लग्जरियस लाइफ पे करता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा वेगेंट। और एक और वर्ड है स्पेंड ड्रिफ्ट, ये भी है। स्पेंड का मतलब खर्च करना और ड्रिफ्ट का मतलब पानी की तरह जो पैसा बहा दे, उसको कहा जाता है स्पेंड ड्रिफ्ट। जो एक और वर्ड भी आ सकता है प्रोडिगल भी, प्रोडिगल वर्ड भी है इसके लिए। ठीक है, ये भी वर्ड इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 पे, चूज द एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम बताने अब आपको। एंटोनिम किसका बताना है? मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का मतलब क्या होता है? च्यू करना। क्या होता है? च्यू, चबाना। चबाने को मैस्टिकेट कहा जाता है। तो अब आपको इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम में कंसील, च्यू, रिव्यू या गॉबल।
चबा चबा के खाते हैं तो उसको हम च्यू कहते हैं, ठीक है, आराम से खा रहे हैं। और एकदम गिटक लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गॉबल। गॉबल, गॉबल कर लिया, सारा गिटक गया, गिटक गया, तो गॉबल हो गया, एंटोनिम हो गया इसका, ये इसका साइनो हो गया। बाकी इन दोनों का कोई सेंस नहीं। कंसील का मतलब तो होता है ढकना या उस चीज को छुपाना, और रिव्यू का मतलब होता है उसके ऊपर दोबारा चिंतन या मनन करना। तो मैस्टिकेट का मतलब होता है च्यू, ठीक है। कैट मस्ती में काटे, मस्ती में काटते रह रहे यानी च्यू करते रह रहे, मस्ती से खाते रह रहे। और उसको जो उसका एंटोनिम है वो है गॉबल, जिसको उसने एक साथ क्या कर लिया? गिटक लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डस्क। डस्क आप सबको पता है कौन सा समय होता है? डस्क, डस्क, डस्क और डाउन दो तरह के समय होते हैं। एक होता है सुबह के 4 बजे वाला टाइम, और एक होता है शाम को 6:30-7 बजे के बीच का, जिसे प्योर हिंदी में कहा जाता है गोधूली वेला। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम्स है। तो क्या हो जाएगा? डस्क का क्या होगा? नंबर 1 डाउन होगा, 10 का क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है। डार्क तो अंधेरा, रात के लिए आ गया। सनसेट जो होता है वो सूरज अस्त वाला, और ट्विलाइट तो जो समय होता है, बस एक मूवी थी ट्विलाइट, बहुत भयंकर वैम्पायर्स वाली, खतरनाक। 38 विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। तो भाई जीत का अपोजिट क्या होता है? हार। तो मास्टरी, विन, गेन या डिफीट, ऑब्वियस ही बात है, बहुत आसान है, डिफीट, हार गए। जबकि मास्टरी तो उसका धुरंधर हो गया, विन का मतलब इसका साइनो हो गया, ये विन करना, साइन हो गया। गेन भी एक तरह से मुनाफा हो गया, जीतना ही हो गया, गेन किया उसने, इसको हासिल किया ना, तो ये भी एक साइनो बन सकता है, बट हम प्योरली इसको साइनो नहीं कहेंगे, पार्शियली कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं 39 जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है ऐसे घुमावदार चलने वाला, जिगजैग। टर्न, क्रुक्ड, स्ट्रेट या वाइंडिंग। तो भैया उसका क्या होगा? ऐसे ऐसे चलने वाले टेढ़े टेढ़े लोग अच्छे रहते हैं कि सीधे चलने वाले लोग अच्छे लगते हैं? वैसे कहोगे पर सीधे चलने वाले तो सीधा दीवार में भिड़ जाएगा, थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा होना ही पड़ता है ना जिंदगी में। जब तक टेढ़े नहीं होगे आपको लोग सीधा करके चले जाएंगे। तो क्या होगा इसका? जिगजैग का मतलब टेढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा चलने वाला। क्रुक्ड का मतलब होता है ठग, ठगों को कहा जाता है जो ठगते हैं। और टर्न का मतलब होता है पलट देना। सॉरी, एक्सट्रीमली हमारे यहाँ मौसम चेंज हो गया तो जिसकी वजह से तकलीफ बहुत है। एडवर्स। एडवर्स का मीन्स होता है बहुत ही बुरी हालत, है ना। एडवर्स यानी कि बुरा दौर, बुरा वक्त चल रहा है, एडवर्सिटी। तो हॉस्टाइल, फ्रेंडली, इनिमिकल या अनविलिंग। एंटोनिम ऑफ एडवर्स। देखो एडवर्ब्स का मतलब होता है नेगेटिव। वैसे अगर मैं बात करूं, नेगेटिव है, अगेंस्ट है, यानी वो डिफिकल्ट है या बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से। या फिर जो एनिमी टाइप में एडवर्स इफेक्ट कहते हैं ना, एनिमी टाइप में नेगेटिव इफेक्ट। तो हॉस्टाइल का मतलब हॉस्टाइल, फ्रेंडली, इनिमिकल या अनविलिंग। तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंडली। फ्रेंडली इसका एंटोनिम होगा, यानी दोस्ताना। एडवर्स इफेक्ट पड़ रही है उसकी दोस्ती का, और एक पड़ रहा है फ्रेंडली इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 41 पे। कंप्लीट ईच ईडियम। आपको ईडियम करनी है। वंस इन अ ब्लू वी मेट ईच अदर, यानी कहते हैं ना ईद का चांद हो गए, कभी कभार हम मिलते हैं। तो वंस इन अ ब्लू क्या होगा? वंस इन अ ब्लू डैश। बिल्कुल, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, रेयरली। इसका मीनिंग होता है वेरी रेयरली, बहुत कभी कभी। जैसे कहते हैं ईद का चांद है यार, तो अचानक से, तो वंस इन अ ब्लू मून होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। He has been jobless for several months and it is his wife who keeps the boiling. It is his wife who keeps the dash boiling. तो आंसर बताएं इसका जल्दी से। तो इसका आंसर होगा वाटर बॉइलिंग कर रही है, पॉट को बॉइलिंग कर रही है, फूड को कर रही है, मिल्क को कर रही है। देखो फूड और मिल्क तो नहीं होंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ।
कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं आती है साइन ऑफ। अब आती है वाटर बॉइलिंग और पॉट बॉइलिंग। अब आपको बताना है वाटर बॉइलिंग और पॉट बॉइलिंग में, वाटर बॉइलिंग और पॉट बॉइलिंग में देखो डिफरेंस क्या है। वाटर बॉइलिंग होती है डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, ये हमने अगर याद हो ईडीएम भी करी थी क्लास के अंदर, ड्यूरिंग हमने ऑनलाइन सेशन में लाइव लिया था। वाटर बॉइलिंग में यानी डिफिकल्ट सिचुएशन, और पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है जो अपने घर के अंदर खर्चों को मैनेज कर रही है। तो इसका आंसर होगा पॉट बॉइलिंग। जो भी घर में चूल्हा चला रही है ना, जो खाना वगैरह बना रही है, मतलब जिसकी वजह से घर का खर्चा चल रहा है, वो है उसकी पत्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 43 पे। द प्रिंसिपल टुक हिम टू द वर्क प्लेस टास्क और ऑफिस। चलिए जल्दी से बताएं। द प्रिंसिपल टुक हिम टू, भाई वो ऑफिस लेकर गया, उसको काम में लेकर गया, या टास्क पे लेकर गया, या प्लेस पे लेकर गया। भाई पहली बात प्लेस तो होगा नहीं, टुक हिम टू प्लेस, जगह पर तो लेकर जाएगा नहीं। अब बताओ। तो इसका आंसर है टुक हिम टू द ऑफिस, यानी वो सीधा अपने ऑफिस में यानी अपने टारगेट पे लेकर गया कि भाई आओ और रिमांड लगाते हैं तुम्हारी। चलिए, a fair weather friend always tries to fish in waters of his friend, troubled, calm, boiling या disturbed। A fair weather friend always tries to fish in waters of his friend। भाई देखो, एक अच्छा फेयर वेदर का मतलब होता है एक अच्छा दोस्त जो होता है वो हमेशा अपने दोस्तों को पानी में से निकालता है। कौन सा पानी होगा, ट्रबल वाला, काम वाला, बॉइलिंग वाला, या डिस्टर्ब वाला। भाई सिंपल सी बात है, ट्रबल, मुसीबतों वाले पानी से, यानी मुसीबतों से निकालता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, ट्रबल्ड वाटर्स ऑफ हिज फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 द इंस्पेक्टर वाज कॉट हैंडेड, यानी जो इंस्पेक्टर था वो पकड़ा गया। ब्लू हैंडेड, ऑरेंज हैंड, पेल हैंड, या रेड। ये तो हमने सबने पढ़ा है यार। खून से सने हुए हाथ है, कैसा रंग होता है जब पकड़े जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, हाथ भी रंगे रंगे हाथों पकड़ा गया, तो क्या होता है, लाल रंग, रेड हैंडेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग पोएम, यानी आपको इस पोम को और पोएम को पढ़ना है। कुछ लोग पोम बोलते हैं, कुछ लोग पोएम बोलते हैं, दोनों बोल रहे हैं। आंसर द क्वेश्चंस। तो हम पोएम पहले पोम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन। द बर्डन हियर रेफर्स टू, द बर्डन वर्ड है वो क्या बताता है, अ हैवी सेट, एडवर्सिटीज दैट हैव प्लेग्ड हिम, हिज लाइफ, या नन ऑफ देम। तो चलिए देखते हैं। When my shoulders are bent, जब मेरे कंधे झुक जाते हैं, saddled with burdens of life, और जिन पे जिंदगी के बहुत सारे क्या हो जाते हैं, burdens आ जाते हैं। When I'm tired, so tired, और जब मैं थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। And when I think now that now, और जब मैं सोचता हूँ बस हो गया, बस हो गया, my knees will give in, मेरे पैर भी जवाब दे देते हैं। Small little poem comes, तभी एक छोटी सी पोएम आती है, and stands
फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने खड़ी होती है, मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है गिव मी योर बर्डन, कम गिव इट टू मी माय पोएट, तो दे दो मुझे तुम्हारी बर्डन, दे दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर? ऑप्शन अ हैवी सेट, भारी सा बोरा, एडवर्सिटीज दैट हैव प्लेड हिम, या फिर वो बुरा वक्त जो उसका चल रहा था, उसकी जिंदगी, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखो, हैवी सेट बोरे की बात नहीं हो रही है, पोएट के लिए आ रही है जिंदगी, क्योंकि देखो कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो हमेशा बुरे वक्त से गुजरते हैं, यानी जैसे ही कुछ हो जाता है तो उनकी जिंदगी में रिसेशन सबसे पहले आता है। लेखक, ठीक है, राइटर्स जो होते हैं, पोएट्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनके लिए भी बहुत एडवर्सिटी वाला रहता है। बाकी दो चार ठीक है बिजनेसमैन में थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन एडवर्सिटीज जो देखते हैं, तो एडवर्सिटीज दैट हैव प्लेड हिम, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड टायर्ड here refers to, tired का मतलब क्या है? fatigue, a loss will be carried on further, disillusionment, the result of being exposed to the hot sun। तो फटीक का आंसर क्या होगा? फटीक का मीन्स होता है, सॉरी फटीक का क्या, टायर्ड का मतलब थकान क्या है? आगे ना बढ़ पाने की थकान, हिम्मत हार रहा है ना वो कह रहा है कि मैं थक जाता हूँ, जब बर्डन्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? द लॉस विल बी कैरिड ऑन फर्दर, तो उसको घसीटते हुए आगे ले जाना बहुत ही थकानदायक है। नेक्स्ट, द सेवियर दैट गिव्स हिम टू द टेम्पररी रिप्रीव, वो कौन सी चीज है जो आकर उसको कहती है, बचा लेती है उसको थोड़ी देर के लिए? वो गॉड है, एक बाय स्टैंडर है, आउटपोरिंग ऑफ हार्ट इन द फॉर्मेट ऑफ पोएम, या उसका ही दिल है जो कहानी के तौर पे आ रहा है, और या फिर फ्रेंडशिप है। तो इसका आंसर अभी हमने बात का क्या, उसके दिल से क्या निकलती है? आउटपोरिंग ऑफ द हार्ट इन द फॉर्मेट ऑफ पोएम। नेक्स्ट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है? वन शुड नॉट क्राई, he can unburden and give vent to his feelings by penning a few lines, he can curl up with a book of poems or be happy always। सही तरीके से बताएं आंसर। भाई अपनी जिंदगी की बर्डन्स को उसने क्या कहा? फाइनली उतार के रख दो और उसमें कुछ लाइनें जोड़ लो, तो वो क्या है? he can unburden and give vent to his feelings by penning a few lines। नेक्स्ट, टाइटल वुड बी, आप इसके लिए क्या एक अच्छा टाइटल देना चाहेंगे? नेवर लूज होप, फॉर्टिट्यूड, बर्डन, या सेवियर? चलिए अब देखते हैं इसका आंसर आप क्या बताएंगे जल्दी से। ये तो आपके आईक्यू लेवल पे पता लगता है, देखते हैं क्या बताते हैं। इसका आंसर देखो, जो सामने आया है वो कौन है? बचाने वाला, तो इट इज सेवियर। सेवियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। कि आप इसका सही टाइटल क्या दे सकते हैं? भाई नेवर लूज होप तो है ही नहीं, क्योंकि वो उम्मीद तो खो ही नहीं रहा ना, वो तो क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए थकावट होती है, लेकिन जो बचाने के लिए आ रही है वो कौन है? वो खुद ब खुद है। तो यहाँ पर हमने 58 क्वेश्चंस, तो आज का हमारा जो ये मॉक टेस्ट 1 था इंग्लिश का क्लास 9 आरएमएस का, वो हमने सॉल्व किया है। आप इसके लिए प्लीज हमारे पहले एप्लीकेशन पे जाएं, वहां से पेपर को सॉल्व करें, और देन उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखें तो बेटर रहेगा, ताकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको कैसा, किस आइडिया से इस चीज को करना है, और फिर आप कैलकुलेट करो मिस्टेक कहाँ हुई है, फिर देखो कि कैसे इसका सोल्यूशन करना है, सारी चीजें आपको। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस आती रहेंगी और नेक्स्ट भी टीचर्स पढ़ाते रहेंगे। बट जल्दी से RIMC वाले बच्चे जो भी कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, पेपर सोल्यूशन है, कुछ भी आपको चाहिए, तो नीचे हमारा नंबर है, आप जस्ट उस पर अपना नंबर, अपना नाम और अपना व्हाट्सएप, अपने टॉपिक को भेज दीजिए, हम उसको जल्दी आगे प्रमोट कर देंगे और आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी। प्लस इसके साथ साथ जो है RMS का बैच हम ऑनलाइन का क्रैश कोर्स का चालू कर रहे हैं, तो जल्दी आप लोग इसके लिए भी डिटेल कर सकते हैं। जिसको भी रजिस्टर करवाना है वो जल्द से जल्द रजिस्टर करवा दे, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम उसको कंप्लीट कराएंगे ऑनलाइन में रेगुलर बेसिस। तो चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, शिवरात्रि एंड साइना।